आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का हमारा टॉप 15 एमसीक्यू। आपको पता है कि अभी आने वाले समय पे आगामी आपका सहायक ग्रेड 3 संपरीक्षक और महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है। तो ये एमसीक्यू जो है आपके इन एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपको पता है हम लोग एमसीक्यू के एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं ताकि आपका एक ही क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चंस तैयार हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम लोग इस मिनी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। 10-15 क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूंगा आपको डेली प्रोवाइड करा पाऊं ताकि आपका जो है एक फ्लो बना हुआ रहे और आपको कुछ नया सीखने को कंटिन्यू बेसिस पे मिलता हुआ रहे। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सीजीपीएससी का क्रैश कोर्स, ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां जाके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप का एक नंबर दिया हुआ होगा। और हमारी टेस्ट सीरीज भी सीजीपीएससी की स्टार्ट है, आप सभी को पता ही होगा। तो जो अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं उन्हें ये सारी जो पीडीएफ है ना, जो जैसे मैं अभी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन डाल रहा हूं, तो जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आप पीडीएफ के लिए भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो। उसका भी जो नंबर है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा, वो आपको रिस्पॉन्स जरूर किया जाएगा। उसके बाद आगे के प्रोसीजर के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आज का देखते हैं हम लोग का छत्तीसगढ़ के इतिहास का टॉप 15 एमसीक्यू। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करिएगा साथ में करते चलिए। देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ पाते हैं, तैयारी कैसी है आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से किस राजवंश ने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी? उड़ीसा के सोमवंश, पांडु वंश, शरभपुर्य वंश और छिंदकनाग वंश। चलिए आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अभी तक आपने अटेम्प्ट कर भी लिया होगा। इसका जो सही आंसर है ये आपका शरभपुर्य वंश। अब था क्या, देखिए उड़ीसा के जो सोमवंश है, ये सोमवंश ये उपाधि धारण करते थे त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि और ये व्यापक बहुत अक्सर पूछता है ये उपाधि को। और एक और उपाधि थी इनकी, वो थी आपकी कौशलेंद्र। तो ये दो उपाधि धारण करते थे। आइए अगला, पांडुवंश। पांडुवंश वाले पहले तो वैष्णव धर्म को मानते थे, तो ये धारण करते थे परम भागवत। और बाद में इनके सुपुत्र आए जो सबसे प्रतापी हुए पांडु वंश के, महाशिवगुप्त बालार्जुन। वो बोले कि नहीं, मैं परम महेश्वर की उपाधि धारण करूंगा। छिंदकनाग वंश आइए, ये भी इंपॉर्टेंट उपाधि है, भोगवती पुरेश्वर। भोगवती पुरेश्वर ये उपाधि धारण करते थे। ठीक है, अभी तक जितना क्वेश्चन आया उसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि शरभपुर्य वंश ने अभी तक तो कोई उपाधि धारण की भी होगी, लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है उसके आधार पे हमको देखने को नहीं मिलता कि शरभपुर्य वंश ने कोई उपाधि धारण की थी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी के दूसरे छत्तीसगढ़ आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना, नमक सत्याग्रह का प्रचार करना, अछूतों का उद्धार करना या भारत भ्रमण कर लोगों को समझाना। चलिए अभी तक आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो है अछूतों का उद्धार करना। अब बहुत लंबी स्टोरी है, इसलिए स्टोरी को हम लोग कभी और देखेंगे। बस इतना समझ लीजिए, ये सबसे पहली बार गांधी जी 1920 में आए थे, दूसरी बार 1933 में आए। 33 में आने का मुख्य कारण था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए थे लंदन के गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी जी को पता चला कि अरे नीचे और तबके क्लास के लोग भी हैं, उनका उद्धार करना बहुत जरूरी है। अगर उनका उद्धार नहीं किया गया तो अंग्रेज जो है उनको बांट देंगे, ठीक है, भड़का देंगे पूरे तरीके से। तो इस वजह से गांधी जी आए थे और पूरा भारत का भ्रमण कर रहे थे। तो भारत का भ्रमण करते हुए वो पहुंचे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यहाँ मिले इनको सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा जी से जब बात हुआ तो उनको पता चला कि सुंदरलाल शर्मा ने ये अछूतों का उद्धार वाला जो काम है ना पहले ही कर दिया है। इस वजह से सुंदरलाल शर्मा जी को गांधी जी ने अपना गुरु माना है इस क्षेत्र पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, इस कलचुरी राजा के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन लिखिए, रत्नदेव प्रथम, जार्जलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय या रत्नदेव द्वितीय। चलिए अभी तक टिक कर लिया होगा आपने। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीदेव सेकंड। ठीक, इनके सबसे सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 13 अभिलेख प्राप्त हुए। ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जैसे रत्नदेव प्रथम आपको दिख रहे हैं ना,
पहले प्रतापी और इंपॉर्टेंट राजा, इन्होंने ही रतनपुर नगर बसाया और महामाया मंदिर जो रतनपुर का है इन्होंने ही निर्माण करवाया था। जाजलदेव प्रथम ये इंपॉर्टेंट राजा है, इन्होंने बस्तर के, ये ऊपर हमने देखा था छिंदक नागवंश, उसी छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव को पराजित करके सब परिवार बंदी बनाया था। ठीक है, अब स्टोरी और भी है लेकिन उसको रहने देते हैं। ये भी प्रतापी राजा था, सोने के सिक्के चलवाया था। रत्नदेव द्वितीय ये जाजलदेव प्रथम का बेटा था। ठीक है, इसके टाइम पे त्रिपुरियों का पहला आक्रमण हुआ था, आप बोल सकते हैं। त्रिपुरी का पहला आक्रमण किसके समय हुआ था? तो रत्नदेव द्वितीय। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस राजा का जिक्र इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। व्याघ्र राज, महेंद्र, वराह राज 1 व 2। चलिए ठीक हो गया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 व 2, यानी कि व्याघ्र राज और महेंद्र दोनों हो जाएंगे इसका। ये कैसे हुआ भाई? ये ऐसे हुआ कि एक छत्तीसगढ़ का निर्माण करते हैं, छोटा सा पतला छत्तीसगढ़। ठीक, यहाँ पे है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रशस्ति, ये आप नाम से कंफ्यूज मत करिएगा, यही है आपका प्रयाग प्रशस्ति। अब क्लियर हुआ। हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का था। तो जब ये दक्षिण विजय अभियान पे निकला था ना समुद्रगुप्त, तो लिखा हुआ है कि कोसल के राजा महेंद्र को हराया था। अब ये महेंद्र कोसल का राजा बोला हुआ है, प्री पे इसको वाकाटक लिया जाता है क्योंकि व्यापम ने आंसर लिया हुआ है। लेकिन आप कुछ अच्छे सोर्स की किताब से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महेंद्र जो था वो शरभपुरी वंश का था। ठीक, लेकिन अभी आपका प्री में पूछता है तो आपके पास सोर्स है, इस वजह से आप इसको वाकाटक मान के ही चलिए, वाकाटक वंश का महेंद्र था तो इसको हराया था। बाद में आया वो नीचे बस्तर, जिसको दंडकारण्य बोलते थे, तो वहां का राजा व्याघ्र राज को हराया और अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, मतलब छोड़ दिया था। उन लोगों को बोला था जाओ तुम लोग अपना साम्राज्य रखो, हर साल मेरे को टकोली भेजते रहना बस। तो टकोली लेके वो छोड़ दिया था। ठीक है, तो व्याघ्रराज को हराया और महेंद्र सिंह दोनों को हराया। तो दोनों का जिक्र मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति। इसी प्रशस्ति की अगर आप बात मानेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि समुद्रगुप्त जो था आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारा था। बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल राजा। पत्र खोलने पर कोई विशेष क्षति नहीं होती थी, पर थोड़ा हाथ जल जाता था और मुंह पर कालिक आ जाती थी। योजना किसने बनाई थी? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सोचिए किसका डिस्क्रिप्शन है। देखिए, नरसिंह प्रसाद, राम नारायण मिश्र, रघुनंदन सिंह रॉल या रणवीर सिंह शास्त्री। वापस पढ़ते हैं। पत्र खोलने पर कोई विशेष क्षति नहीं होती थी, पर थोड़ा हाथ जल जाता था और मुंह पर कालिक आ जाती थी। योजना किसने बनाई थी? चलिए, अभी तक आपने सोच भी लिया होगा। बनाई थी राम नारायण मिश्र। मिश्रा लिखा गया है, राम नारायण मिश्र हर्षुल बोलते थे इनको। ठीक है, ये योजना कौन सा है? ये है आपका पत्र बम योजना। याद आया आपको? पत्र बम योजना। ठीक, कब? 1938। तो ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़े हमने नए तरीके के क्वेश्चन डाले हैं, तो आने वाले टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, राम नारायण मिश्र, पत्र बम योजना। अगला, घटोनी प्रथा किस राजा के समय प्रचलित थी? भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, दरियाओ देव या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही घटिया प्रथा थी, बोल सकते हैं रुद्र प्रताप देव के समय में। ठीक, रुद्र प्रताप देव राजा बने। इन्हीं के टाइम में एक बहुत ही फेमस विद्रोह हुआ था, भूमकाल का विद्रोह। याद आया? 1910 का भूमकाल का विद्रोह। अब रुद्र प्रताप देव और ये घटोनी प्रथा थी क्या? देखिए, राजा के आय का प्रमुख सोर्स, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि क्या होता था ना, कोई अकेली महिला है, विधवा महिला है या गुम हो गई महिला है, उसको पकड़ के उसको उसी के जाति के पुरुष को बेच दिया जाता था और टैक्स के रूप में राजा को धन मिलता था। तो ये था घटोनी प्रथा और ये था रुद्र प्रताप देव के समय पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जनजाति विद्रोह सम्मिलित करे या सुम्मिलित करे। ये मुड़िया विद्रोह, परलकोट, भूमकाल और कोई है, और ये उनका ईयर है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसको सम्मिलित करके देखिए। चलिए, कर लिया होगा अभी तक आपने। हमने एक हिंट निकाला था ऊपर वाले से कि भूमकाल विद्रोह को होना चाहिए 1910। देखिए, 1910, 1910 सा का 2 दिख रहा है, सा का 2 तो है। अब आते हैं अगला। या तो हम लोग द पकड़ लें या तो ब पकड़
पढ़ ले। परलकोट पकड़ लेते हैं। परलकोट विद्रोह कब हुआ था? थोड़ा सा लॉजिक या बुद्धि लगाएंगे आपको याद आ जाएगा, 1825। मतलब ब का तो 1 होना चाहिए, ब का 1 होना चाहिए, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया सही। बस ऐसे करके आपको आंसर निकालना है। अब कुछ देख लीजिए। परलकोट विद्रोह, इसके जो प्रमुख थे परलकोट विद्रोह का बता रहा हूं, वो थे गेंद सिंह। अबुझमड़िया थे गेंद सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई विद्रोह, इनके जो प्रमुख थे, हेड लीडर नागुल दोरला। भूमकाल विद्रोह, इनके जो प्रमुख थे ये थे शहीद और वीर गुंडाधुर। माड़िया या मुड़िया विद्रोह, जो इनके प्रमुख थे, इनका नाम था झाड़ासिरा। आपको मैंने करंट अफेयर कराया, करंट अफेयर में झाड़ासिरा से संबंधित मैंने एक चीज बताया था। अगर आपने करंट अफेयर का वीडियो देखा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि झाड़ासिरा के नाम पे कुछ अभी घोषणा हुआ है क्या? बस्तर साइड पे कुछ बड़ा घोषणा हुआ है ना झाड़ासिरा के नाम से, शहीद झाड़ासिरा, सॉरी शहीद झाड़ासिरा इनका नाम होना चाहिए। इनके नाम से कुछ हुआ है बड़ा घोषणा? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा और बाकी लोगों को भी जानने दीजिए कि क्या बड़ा घोषणा हुआ है। ठीक है, आए आगे चले। कंडेल नहर सत्याग्रह में कथन सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं। नहर कर के विरोध में यह आंदोलन की शुरुआत हुई। सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गांधी जी 1920 में छत्तीसगढ़ आया और इस आंदोलन में भाग लिया। 4033 रुपए का जुर्माना अंग्रेजों ने किसानों पर लगाया था। चलिए वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए एक बार। चलिए, अभी तक आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका जो सही आंसर है देखिए, सबसे पहला तो ये क्या नहर कर के विरोध में शुरू हुआ था? जी हाँ। सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आंदोलन के प्रमुख नेता थे? जी हाँ। आपको सी और डी में कंफ्यूजन होगा, या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। अब गांधी जी 1920 में छत्तीसगढ़ आए थे, ये एकदम सही है, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया लिखा हुआ, ये पॉइंट गलत हो जाता है, तो आंसर गलत हो गया। तो आपका सही आंसर क्या निकल गया? यही, गांधी जी 1920 में छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। आपको देखिए ना क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपका सही नहीं है, तो सही नहीं है क्या? यही तो सही नहीं है। ठीक है, आंदोलन में भाग नहीं लिया था, उनके आने से पहले आंदोलन खत्म हो गया था, और ये वाला पॉइंट सही है। 4033 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका किसे कहा जाता है? प्रफुल्ल कुमार देवी, जुगराज कुंवर, चमेली देवी या रुद्रमा देवी? पता होना चाहिए आपको। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी रुद्र प्रताप देव की बेटी। इनसे पिछले साल से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, प्रफुल्ल कुमार देवी। ठीक है, बाकी कौन है? जुगराज कुंवर, ये थी एक, मान लीजिए बड़ी मां किसकी? रुद्र प्रताप देव की। इन्होंने विद्रोह किया, इन्हें बोला जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी। चमेली देवी, जब काकतीय वंश ने आक्रमण किया ना, उस टाइम में बस्तर में शासन करते थे छिंदक नागवंश वाले। तो छिंदक नागवंश के जो आखिरी राजा थे वो थे आपके हरिश्चंद्र देव, तो ये उनकी पुत्री थी। इन्होंने भी लड़ाई लड़ा था। इससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि काकतीय वंश से छिंदक नागवंश की किस महिला ने लड़ाई लड़ा था? तो चमेली देवी। और रुद्रमा देवी, नाम सुना हुआ लग रहा है, पिक्चर याद आ रहा होगा। जी हाँ, ये वही है। ये थी वारंगल में इनका शासन था। ठीक, इनको आप ऐसा बोल लीजिए जैसा आपने पिक्चर में देखा था ना कि महिला थी लेकिन अब पुरुष प्रधान राज्य चल रहा था, तो ये अपना सत्ता कैसे स्थापित करेगी? तो अपने आप को एज अ लड़का बन के उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। बड़ी हुई तब लोगों को पता चला। तो ये आप बोल सकते हैं कि वारंगल आंध्र प्रदेश में रुद्रमा देवी जो थी शासिका थी। तो आप ये रजिया सुल्तान के पहले थी, तो आप बोल सकते हैं मध्य भारत की प्रथम महिला शासिका रुद्रमा देवी। एक क्वेश्चन इनसे भी पूछा हुआ है, किस वंश की थी? तो ये भी काकतीय वंश की थी, इसको याद रखिएगा। ठीक, और रजिया सुल्तान वाला तो आपको पता ही है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन? रजिया सुल्तान। प्रथम छत्तीसगढ़ की महिला शासिका कौन? प्रफुल्ल कुमार देवी। रुद्रमा देवी से क्वेश्चन क्या बनेगा? पहले तो कौन से वंश की थी? दूसरा, मध्य भारत की प्रथम महिला शासिका रुद्रमा देवी। ठीक,
3 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से। किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि नल वंश के शासक ने वाकाटक वंश के ऊपर आक्रमण किया था और उनकी राजधानी नंदीवर्धन तबाह कर दी थी? केसरीवाड़ा, रिद्धिपुर, कुरुशपाल या राजिम अभिलेख? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नल वंश बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश है क्योंकि इन्होंने एक छोटा सा वंश रहते हुए भी बहुत बड़े वंश के ऊपर आक्रमण कर दिया था, जो कि थे वाकाटक। ठीक है, तो आक्रमण किया था भौदत्तवर्मन ने। नल वंश के शासक भौदत्तवर्मन ने आक्रमण किया था और वाकाटक की राजधानी नंदीवर्धन तबाह किया था। जानकारी हम लोग को मिलती है रिद्धिपुर शिलालेख। और एक और अभिलेख है केसरीवाड़ा। केसरीवाड़ा अभिलेख से हमको क्या पता चलता है कि वाकाटक वंश ने वापस नल वंश के ऊपर आक्रमण किया था। कुरुशपाल अभिलेख ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इससे हमको जानकारी मिलती है किसकी? सोमेश्वर देव की। सोमेश्वर देव ये ऐसा है सोमेश्वर देव की, इन्होंने भी पृथ्वी देव प्रथम, रतनपुर के जो पृथ्वी देव थे ना, अमोदा ताम्रपत्र के द्वारा जिनकी जानकारी मिलती है, उसके ऊपर आक्रमण करके पृथ्वी देव प्रथम को हराया था। ये कुरुशपाल अभिलेख से ही पता चलता है। ये प्रतापी राजा थे। बाद में पृथ्वी देव प्रथम के बेटे जाजल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित कर सपरिवार बंदी बनाया था। ये है पूरी किस्सा। अगला है राजिम अभिलेख। राजिम बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। इससे हमको पता चलता है कि राजीव लोचन मंदिर राजिम का निर्माण विलासतुंग ने करवाया था। ठीक है, चलते हैं आगे। कलाली क्या है? आयात निर्यात कर, गैर कृषक कर, मादक द्रव्य में लगने वाला कर या छोटे मोटे अस्थायी करों का सामाहिक रूप। तो कलाली जो है वो है आपका मादक द्रव्यों में लगने वाला कर। इसको याद कैसे रखे? देखिए ना, लास्ट में क्या लाली, शराब में तो लालीपन रहता है ना, वहां से याद रखिएगा लाली, मादक द्रव्य। आयात निर्यात कर को क्या बोलते थे? शायर। गैर कृषक कर क्या बोलते थे? गैर कृषक कर को गैर कृषक कर खैर याद नहीं आ रहा। छोटे मोटे अस्थायी करों का सामूहिक रूप, इसको बोलते थे हम लोग सेवई। ये मराठा कालीन शासन व्यवस्था के समय का है। गैर कृषक खैर ध्यान नहीं आ रहा, उसे रहने देते हैं। इनमें से किस क्रांतिकारी ने चार्ल्स इलियट और स्मिथ को मारने का प्रयास किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। रघुनंदन सिंह रोल, हनुमान सिंह, बिलख नारायण अग्रवाल और परसराम सोनी। चलिए, अभी तक आपने आंसर टिक कर लिया होगा। इसका सही आंसर है हनुमान सिंह। ठीक, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आपने ऐसा, लेकिन ये सही है। हनुमान सिंह सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाग गए थे, याद रखिएगा। प्री में इनके बारे में आपको पता नहीं चलता है कि हनुमान सिंह ने कुछ किया भी था, लेकिन बाद में ये गए थे मारने के लिए दोनों को, इलियट और स्मिथ। उनके महल घुस गए थे मारने के लिए, तो ठीक था, किस्मत अच्छी थी थोड़ी की, दोनों बच गए, तो खत्म ही थे। अगला, कोटपार परगना संबंधी विवाद को सुलझाने वाला ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट था? एडमंड एगेन्यू, सैंडिस या विल्किंसन? तो एडमंड तो ज्यादा समय तक रहा नहीं, सबसे ज्यादा काम किसने करवाया था? एगेन्यू। यही है इसका सही आंसर। ठीक है, आपको कोटपार परगना वाला पता है ना, बहुत बार मैंने बताया है। 6 अप्रैल 1778 ये वो डेट है जब बस्तर का विलय आपका दक्षिण कौशल में हुआ था। यही था कोटपार संधि, और इसी का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था। महिपाल देव अभी इस विवाद को लेके गया एगेन्यू के पास और एगेन्यू ने इसको सुलझाया। अगला, निम्न में से कौन कलचुरियों की राजधानी थी? ठीक है, आइए, कोसगई, चतुरगढ़, लाफागढ़ या रतनपुर? 4 दिया है, बताइए 4 में से क्या होगा? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या 4? आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है, जिनको अटेम्प्ट करना है वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि रतनपुर तो राजधानी थी, तो मतलब ये होगा ही होगा। मतलब जो हट रहा है उसको हटाइए ना, 1 2 3 हटाइए, इसको हटाइए। आपको अगर याद आ रहा होगा तो महेंद्र शाह ने कोसगई को राजधानी बनाया था, तो ये भी होगा। कोसगई मतलब एक आपको चाहिए ही चाहिए, एक ये वाला ऑप्शन भी हट जा रहा है आपको। देखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे डेफिनेटली, जहां पे 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं, अब 2 में से आपको एक टिक करना है। चतुरगढ़ या लाफागढ़? आपको ध्यान आएगा, चतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं, ये तो है नहीं। लाफागढ़ हो सकता है क्योंकि यही है तुम्बाड़। अब याद आया?
तो तुम्हार तो था राजधानी, तो 3 सही है, मतलब 1 3 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, लाफागढ़ है, मतलब 1 3 4 कहां रहा, ये रहा 1 3 4, ये हो गया 14। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा स्वतंत्रता संग्राम 1857 को नहीं हुआ? सोनाखान विद्रोह, रायपुर विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, उदयपुर विद्रोह। चलिए अभी तक आंसर ठीक हो गया होगा, एकदम इजी है ये, इसका आंसर हो जाएगा रायपुर विद्रोह। रायपुर विद्रोह कहां हुआ था, कब हुआ था? 1858। कब हुआ था? जनवरी में हुआ था। ठीक, तो इसको हम लोग मान के नहीं चलते, 1857 की क्रांति की वजह से हुआ था, लेकिन 1857 में नहीं हुआ ना। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 15 एमसीक्यूज। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके सहायक ग्रेड 3 में। इसके अलावा और बहुत सारे एमसीक्यूज पहले हमने दिए हुए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगा आपका सहायक ग्रेड 3 में भी। संपरीक्षक के लिए तो हम पूरे समर्पित रहेंगे, अभी थोड़े वर्क की वजह से सहायक ग्रेड 3 उतने बेटर तरीके से हम लोग करवा नहीं पाए, लेकिन पूरा डेडिकेशन रहेगा हमारा संपरीक्षक के लिए। ठीक, कल में भी शायद पॉसिबल रहा तो एक करंट अफेयर का वीडियो है, ईयरली पार्ट 1। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग और एमसीक्यूज के साथ और अच्छे कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।